हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं लर्न एक्सिस और मैं हूं आपका टीचर उमेर। आज से हम शुरू करेंगे बेसिक एनिमेशन सीखना, जिसमें हम आज की क्लास में टाइमलाइन को रिव्यू करेंगे और बेसिक की फ्रेम्स को ऐड करके बेसिक एनिमेशन क्रिएट करना सीखेंगे। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले मैं ए प्रेस करके तमाम ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करूंगा और एक्स प्रेस करके डिलीट कर दूंगा। अगर आप मेरा ये कोर्स पहली क्लास से फॉलो कर रहे हैं और आपने अपनी टाइमलाइन शुरू में हाइड कर दी थी जैसा कि मैंने बताया था, तो अब उसको वापस रीलोड करने का वक्त आ गया है। अगर आपके पास पहले से टाइमलाइन मौजूद है, आपने हाइड नहीं की थी, तो फिर आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं। टाइमलाइन लोड करने के लिए मैं अपना वर्क स्पेस स्प्लिट करूंगा, जिसके लिए मैं यहाँ पे कर्सर ला के राइट क्लिक करूंगा और हॉरिजॉन्टल स्प्लिट पे क्लिक करूंगा। अब इस तरह मेरे पास कर्सर के साथ एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाएगी वाइट। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो हमारा जो वर्क स्पेस है वो डिवाइड हो जाएगा दो पार्ट्स में। अब मैं यहाँ एडिटर में आके यहाँ से लोड कर लूंगा अपने एनिमेशन वाले सेक्शन में से टाइमलाइन। टाइमलाइन पे क्लिक करते ही हमारे पास इस तरह की एक टाइमलाइन आ जाएगी। आपके पास हो सकता है इस तरह आ रही हो अगर आपने पहले से लोड करके रखी थी, तो इसको जब आप एक्सपेंड करेंगे तो इस तरह की एक टाइमलाइन आ जाएगी, राइट। कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर हो या फिर एनिमेशन का सॉफ्टवेयर हो, उसमें हमें इस तरह का एक टाइमलाइन का पैनल देखने को मिलता है, जिसके सेंटर में हमें इस तरह की एक नीडल मिलती है, राइट। इसको हम कहते हैं CTI यानी करंट टाइम इंडिकेटर, ठीक है। ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे पुराने वक्तों में एक रेडियो हुआ करता था और उसके अंदर इस तरह का एक CTI होता था या एक सुई होती थी, जिसको हम बटन की मदद से लेफ्ट राइट मूव करके रेडियो के चैनल्स को ट्यून किया करते थे, राइट। ये बिल्कुल उसी तरह है और ये हमें बताती है कि हम इस वक्त किस फ्रेम के ऊपर हैं, राइट। ये जो आपको पैनल नजर आ रहा है, इसे टाइमलाइन क्यों कहते हैं, इसका कोई और नाम क्यों नहीं है। इसको टाइमलाइन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके अंदर हम जो भी वर्क करते हैं या जितना भी वर्क करते हैं वो एक लिमिटेड टाइम के अंदर रहते हुए करते हैं। और टाइम का UOM यानी यूनिट ऑफ मेजर क्या है, सेकंड्स, राइट। तो हम यहाँ पे जो भी वर्क करेंगे उसे हम सेकंड्स के अंदर काउंट करेंगे। कोई भी एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हमें ये डिफाइन करना पड़ता है कि हमारी फ्रेम रेंज कितनी होगी और हमारे एक सेकंड के अंदर कितने फ्रेम्स होंगे, यानी कि हमारा फ्रेम रेट क्या होगा, जिसको हम FPS यानी फ्रेम पर सेकंड्स कहते हैं। FPS हमें ब्लेंडर में यहाँ राइट साइड पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आउटपुट सेटिंग्स में देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ आउटपुट प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फ्रेम रेट देखने को मिलेगा, जो कि बाय डिफॉल्ट 24 FPS यानी कि 24 फ्रेम्स पर सेकंड होते हैं। आप चाहें तो इसको 30 कर सकते हैं, 50 कर सकते हैं, 60 कर सकते हैं, या आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। बट बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में जो एनिमेशन होती है वो 24 FPS के ऊपर होती है, राइट। यानी कि हमारे पास जो यहाँ पे इस वक्त टाइमलाइन यहाँ पे शो हो रही है, इसमें एक सेकंड के अंदर 24 फ्रेम्स होंगे, ठीक है। यानी हर 24 फ्रेम्स के बाद हमारा सेकंड चेंज हो जाएगा। यानी अगर हमने 2 सेकंड की एनिमेशन बनानी है तो यहाँ पे कितने फ्रेम होने चाहिए, 24 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 48 फ्रेम्स, ठीक है। इसी तरह अगर 3 फ्रेम्स की होगी तो हमें उसमें 24 मल्टीप्लाई बाय 3 करना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से हमारी एनिमेशन चलेगी। अगर हम यहाँ पे रखते हैं 30 फ्रेम पर सेकंड या 50 फ्रेम पर सेकंड, तो उसी हिसाब से हमारे हर 30 फ्रेम के बाद या हर 50 फ्रेम के बाद दूसरा सेकंड शुरू हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेकंड्स वाली बात समझ में आ रही होगी। इसी तरह जितने सेकंड्स की हमने एनिमेशन बनानी होती है, फॉर एग्जांपल 10 सेकंड की बनानी है, तो हमने यहाँ पे फ्रेम रेट जो भी रखा होगा हमें उसी हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करके अपना टाइमलाइन की जो रेंज है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है, जो कि हम आगे चल के बहुत डिटेल में सीखेंगे भी और समझेंगे भी। तो ब्लेंडर की टाइमलाइन कुछ इस तरह की दिखती है जैसे कि आपको अभी यहाँ शो हो रही है। इसमें यहाँ पे ये एडिटर टाइप है, ये प्लेबैक है, इसको आपने नहीं छेड़ना फिलहाल। ये थोड़ी सी एडवांस लेवल की चीज है, लेकिन आगे चल के हम इसको जरूर सीखेंगे। इसके साथ कीइंग है, ये भी बहुत काम का ऑप्शन है, इसे भी हम आगे चल के देखेंगे। इसके साथ 2 छोटे छोटे से मेन्यू है, व्यू और मार्कर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मार्कर जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि आपके पास अगर सीन के अंदर एक से ज्यादा कैमरे हों तो आप उनको इस मार्कर की मदद से उन कैमरों को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एनिमेशन उस पर अप्लाई कर सकते हैं और मजीद भी मार्कर आपके लिए एनिमेशन में काफी हेल्पफुल रहते हैं।
इसके साथ हमारे पास है यहाँ पे कुछ बटन्स जो कि प्लेबैक बटन्स है। सबसे पहला बटन जो यहाँ पे ये ऑटो किंग का है। ब्लेंडर में हम दो तरीकों से की फ्रेम ऐड करते हैं, एक मैनुअल तरीके से और एक ऑटोमेटिक तरीके से। तो ये ऑटोमेटिक तरीके से की फ्रेम लगाने का ऑप्शन है, इसको हम आगे चल के सीखेंगे। इसके साथ हमें एक और ऑप्शन मिल रहा है, ये अपनी एनिमेशन के सबसे फर्स्ट फ्रेम पे जाने के लिए है और ये एक की फ्रेम बैक जाने के लिए। आपको अभी जब हम की फ्रेम ऐड करेंगे उस टाइम आपको इन बटन्स का वर्क समझ में आएगा। इसके साथ जो दो बटन दिए हैं ये एनिमेशन प्ले करने के लिए, ये रिवर्स में प्ले करने के लिए, ये देखें। और इसके साथ वाला जो बटन है ये लेफ्ट टू राइट एनिमेशन प्ले करने के लिए। ब्लेंडर की एक अच्छी बात ये भी है कि आप एनिमेशन को रिवर्स भी प्ले कर सकते हैं और फॉरवर्ड भी प्ले कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ यही कुछ और बटन है जो हम अभी आगे चल के जब की फ्रेम ऐड करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है। ये नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर जाने के लिए और ये सबसे लास्ट की फ्रेम पे जाने के लिए है। इसके बाद आगे हमारे पास है ये करंट फ्रेम। करंट फ्रेम क्या करता है कि ये आपको लोकेशन बताता है आपके CTI की। ये जो आपका CTI है ये देखें, अगर मैं इसको पकड़ के यहाँ से मूव करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाता है नंबर, ठीक है। जहाँ भी आपका CTI होगा जिस फ्रेम के ऊपर, यहाँ पे वो आपको इसकी लोकेशन बताएगा कि ये कौन से फ्रेम पर इस वक्त मौजूद है। आप चाहें तो इसकी मदद से अपने CTI की लोकेशन भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इस वक्त 80 फ्रेम पर है मेरा CTI, मैं चाहता हूं कि ये चला जाए मेरे फ्रेम नंबर 1 के ऊपर। तो मैं 1 लिख के जैसे ही इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा CTI आ गया अब फ्रेम नंबर 1 के ऊपर, राइट। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 100 लिख के इंटर प्रेस करूंगा तो अब मेरा CTI फ्रेम नंबर 100 पे आ गया। इसके साथ जो आपको ये छोटी सी घड़ी बनी हुई नजर आ रही है इसको कहते हैं प्रीव्यू रेंज। प्रीव्यू रेंज भी मैं अभी आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ होती है जब हम की फ्रेम ऐड करेंगे थोड़ी देर में। इसके साथ है ये फ्रेम स्टार्ट का है और ये है एंड का, ठीक है। स्टार्ट फ्रेम क्या है, मेरे पास फॉर एग्जांपल 1 से लेके इस वक्त 250 फ्रेम्स मौजूद हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मेरी एनिमेशन जो स्टार्ट हो वो फ्रेम नंबर 10 से स्टार्ट हो, ठीक है। मेरा CTI 0 पे था, मैंने यहाँ से स्टार्ट फ्रेम 10 सेलेक्ट किया। अब मैं जैसे प्ले का बटन दबाऊंगा तो आप देखिए मेरा CTI कहाँ से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट फ्रेम नंबर 10 से, ठीक है। इसी तरह अगर मेरा CTI 0 पर है और मैं चाहता हूं कि मेरी एनिमेशन फ्रेम नंबर 50 से स्टार्ट हो, तो अब मैं जैसे ही प्ले का बटन स्टार्ट करूंगा मेरा CTI डायरेक्ट एनिमेशन प्ले करेगा फ्रेम नंबर 50 से, राइट। ये बास औकात हमारे बहुत काम आता है जब हमने एनिमेशन किसी खास पर्टिकुलर एरिया से स्टार्ट करनी होती है। इसी तरह हमारे पास जो ये एंड जहाँ पे लिखा है ये फाइनल रेंज है, यानी कि इस वक्त जो हमारी टाइम लाइन है वो फ्रेम नंबर 1 से लेके फ्रेम नंबर 250 के दरमियान है, जो कि आपको यहाँ पे भी नज़र आ रही है। आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में फ्रेम रेंज 1 से लेके 250 तक है, राइट। और जो ये स्टेप आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पे एक, ये हमारे CTI की रफ्तार कह लें इसको, कि ये एक स्टेप आगे बढ़े। अगर आप इसको 2 कर देंगे तो ये 2 स्टेप आगे बढ़ेगा, ठीक है, जिससे आपके एनिमेशन में जर्क आएगा जो कि हमें चाहिए नहीं, तो इसको हमने एक ही रहने देना है। टाइमलाइन को आप अपना माउस का व्हील स्क्रॉल करके जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अगर कंट्रोल की होल्ड करके रखें, ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं शॉर्टकट की में कंट्रोल की होल्ड करके रखें और अपने माउस का मिडल की, वो जो स्क्रॉल की के नीचे एक और थर्ड बटन होता है माउस का, उसको होल्ड करके रखेंगे तो आप देखें आपका कर्सर चेंज हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको पकड़ के अगर आप लेफ्ट राइट मूव करेंगे अपने माउस को तो ये हॉरिजॉन्टली इसको स्केल करेगा, राइट, या जूम करेगा। तो आप इस तरह भी जूम कर सकते हैं। आप चाहें तो सिंपल अपना माउस का व्हील स्क्रॉल करके भी इसको जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। इसके लेफ्ट साइड पे एक छोटा सा पैनल है, समरी पैनल, जिसको आप यहाँ से पकड़ के ड्रैग करके बंद भी कर सकते हैं। और यहाँ पे देखें एक छोटा सा एरो बना नजर आ रहा है, इसके ऊपर कर्सर ले जाके आप माउस की लेफ्ट की होल्ड करके जब माउस ड्रैग करेंगे तो ये वापस एक्सपेंड हो जाएगा। ये समरी किस चीज के लिए है और इसका क्या फंक्शन है, ये क्यों दी गई है, इसको हम अभी थोड़ी देर में स्टडी करेंगे। तो चलें अब अपनी पहली बेसिक एनिमेशन को क्रिएट करना सीखते हैं। लगता है हम लोग जरूर करोड़पति बनेगा। सबसे पहले मैं शिफ्ट A प्रेस करूंगा और एक क्यूब ऐड कर लूंगा, राइट। क्यूब ऐड करने की वजह ये है कि जब मैं इसको रोटेट वगैरह करूंगा तो ये आपको रोटेट होता हुआ वाज़ेह तौर पे नज़र आएगा। अदरवाइज अगर मैं कोई सफ़ेद ले लूँगा या कोई राउंड शेप ले लूँगा तो वो घूमते हुए आपको सही नज़र नहीं आएगी। तो एक क्यूब लेके मैं जाऊँगा अपने फ्रंट व्यू में और इस क्यूब को मैं कर दूँगा Z एक्सिस में इस लाइन के ऊपर, यानी कि मैं चाहता हूँ कि ये इस ग्रिड के ऊपर आ जाए। उसका तरीका ये है कि
आप इसकी जो z एक्सिस की लोकेशन है ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में उसको 1 कर दें, ठीक है। 1 के ऊपर ये ग्रिड के ऊपर आ जाता है। तो मैं 1 प्रेस करके आ गया फ्रंट व्यू में। आप देखें कि ये बिल्कुल ग्रिड के ऊपर आ चुका है मेरा क्यूब ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्यूब को एनिमेट करूँ। मैं यहाँ से मूव टूल लूँगा और मैं चाहूँगा मेरा जो क्यूब है वो एक्स एक्सिस में इस तरह से मूवमेंट करे, राइट। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं अपना जो ये CTI है ये लेके जाऊँगा अपने फ्रेम नंबर 1 के ऊपर, राइट। जिसके लिए मैं इसको मैनुअल पकड़ के भी इस तरह फ्रेम 1 पर ले जा सकता हूँ, या मैं चाहूँ तो यहाँ पे आके 1 टाइप करके इंटर प्रेस कर सकता हूँ। मेरा CTI आ गया फ्रेम नंबर 1 पे और मुझे इसकी लोकेशन जो है क्यूब की वो यहाँ पे लॉक करनी पड़ेगी सबसे पहले। जिसके लिए मैं आऊँगा यहाँ पे एक्स एक्सिस पे, ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में ट्रांसफॉर्म में आऊँगा एक्स एक्सिस पे, और यहाँ लॉक के साथ जो ये छोटा सा डॉट बना है इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करूँगा माउस की। लेफ्ट क्लिक करते ही आप देखिए यहाँ पे एक डायमंड शेप का एक बटन सा आ गया है और इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन जो है वो येलो कलर में हाईलाइट हो गई है, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ टाइमलाइन में गौर से देखें तो हमारे पास एक येलो कलर का की फ्रेम ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकंड के बाद, यानी 1 सेकंड की एनिमेशन के बाद ये क्यूब लेफ्ट की तरफ मूव हो जाए। तो 1 सेकंड मुझे कैसे पता चलेगा कि 1 सेकंड हो गया, उसका तरीका मैंने अभी आपको बताया कि एनिमेशन स्टार्ट करने से पहले हम आउटपुट की सेटिंग में आके फ्रेम रेट चूज करते हैं, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ब्लेंडर में 24 फ्रेम पर सेकंड है। आप चाहें तो यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग फिर आपको एनिमेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे 24 FPS है। इसका मतलब ये है कि हर 24 फ्रेम के बाद मेरा सेकंड जो है वो चेंज हो जाएगा। तो मैं अब जाऊँगा फ्रेम नंबर 24 के ऊपर, जिसके 2 तरीके हैं, या तो मैं इसको मैनुअली ले जाऊँ यहाँ पे 24 पे, ठीक है, या फिर मैं यहाँ पे आके 24 टाइप करके इंटर प्रेस करूँ तो मेरा CTI अब फ्रेम नंबर 24 के ऊपर आ गया। याद रखें आपने पहले अपना CTI मूव करना है, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट मूव करना है। अब मैं फ्रेम नंबर 24 के ऊपर आ चुका हूँ और मैं इसको मूव करना चाहता हूँ बैक की तरफ इस तरह, ठीक है। मैं इसको इस तरह मूव टूल लेके मैनुअली भी मूव कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में आके यहाँ पे -5 भी टाइप कर सकता हूँ। और इसके बाद फिर मैं सेम प्रोसीजर करूँगा। यहाँ लॉक के साथ जो ये की फ्रेम का बटन दिया गया है, मैं इसके ऊपर एक दफ़ा लेफ़्ट क्लिक कर दूँगा, ठीक है। लेफ़्ट क्लिक करते ही आप देखें कि ये भी येलो हो गया और यहाँ पे भी एक टाइमलाइन के अंदर की फ्रेम ऐड हो गया। अब इन दोनों के दरमियान हमारी एक एनिमेशन क्रिएट हो चुकी है। अगर मैं CTI पकड़ के मूव करूँ तो आप देखें कि मेरा बॉक्स सेंटर से लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है, राइट। अब अगर मैं यहाँ से एनिमेशन प्ले करता हूँ, अगर मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो मेरा जो CTI है वो फ्रेम नंबर 1 पे आ गया, और प्ले करूँगा तो आप देखें कि ये एनिमेशन प्ले कर रहा है, राइट। अब मैं चाहता हूं कि 24 के बाद इससे अगले सेकंड में, यानी दूसरे सेकंड में मेरा बॉक्स जो है वापस सेंटर में आ जाए। तो उसके 2 तरीके हैं, या तो मैं फ्रेम नंबर 48 पे जाऊं, इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन दोबारा से 0 करके यहाँ से की फ्रेम ऐड कर दूं, ठीक है। मैं करके आपको दिखा देता हूँ। मैं जाता हूँ यहाँ से फ्रेम नंबर 48 पे, उसके बाद मैं इसकी एक्स एक्सिस की लोकेशन कर देता हूँ दोबारा 0 ताकि ये डिफ़ॉल्ट लोकेशन के ऊपर आ जाए, और उसके बाद मैं यहाँ से की फ्रेम ऐड कर देता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके फ्रेम नंबर 1 पे जाके प्ले करूँ एनिमेशन, तो ये कुछ इस तरह की बन गई, राइट। अब आते हैं दूसरे तरीके की तरफ। की फ्रेम आप चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इस की फ्रेम को डिलीट करना है तो मैं इसको माउस से ड्रैग करके इस तरह सिलेक्शन बना के भी सिलेक्ट कर सकता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद मैं एक्स प्रेस करूँगा और डिलीट की फ्रेम कर दूंगा। अब दूसरा तरीका क्या है कि आप देखें मैंने इसको बॉक्स को कहाँ लाना है, अपनी फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, जो कि हमारा की फ्रेम 1 है, ठीक है। तो हम इसी फ्रेम को डुप्लीकेट करके भी यहाँ पे रख सकते हैं। डुप्लीकेट करने का तरीका बहुत आसान है। वही जो हम ऑब्जेक्ट्स को डुप्लीकेट करने के लिए कमांड यूज़ करते थे, वही कमांड हम यहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं शिफ्ट डी प्रेस करूँगा। मेक श्योर कि आपका की फ्रेम सेलेक्ट हो। अगर आपका की फ्रेम वाइट कलर में है तो इसका मतलब वो डी सेलेक्ट है, अगर वो येलो कलर का होगा तो वो सिलेक्टेड होगा। अब मैं शिफ्ट डी प्रेस करूंगा तो मेरे पास ये इसकी एक डुप्लीकेट आ गई, ठीक है। मैं इसको ले जाके रखूंगा फ्रेम नंबर 48 पे। अब मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं फ्रेम नंबर 48 पे जा रहा हूं या नहीं। आप देखें कि ऊपर लेफ्ट साइड पे आपको डेल्टा एक्स के साथ
कुछ फ्रेम्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये आपको बता रहा है वहाँ पे कि आप इस वक्त कौन से फ्रेम के ऊपर हैं। मैं जैसे ही फ्रेम नंबर 48 पे आऊँगा, लेफ्ट क्लिक करूँगा तो मेरा जो की फ्रेम है वो फ्रेम नंबर 48 पे अब चला गया। अब देखें ये सेम वही काम हो गया कि एनिमेशन हमारी उसी तरह की बन गई जैसे कि हमने पहले मैनुअल की फ्रेम ऐड करके बनाई थी, राइट, इस तरह। और अब मैं चाहता हूं कि 48 के बाद मज़ीद मेरी एनिमेशन आगे जाए, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन बटन्स को बता देता हूं जो मैंने छोड़ दिए थे। फॉर एग्जांपल मैं इसको रख लेता हूं फ्रेम नंबर 1 पे। तो यहाँ पे अगर आप आए, ये प्ले एनिमेशन करने के लिए है बटन और रिवर्स एनिमेशन के लिए इसके साथ जो बटन है ये है जंप टू की फ्रेम। मैं इसके ऊपर जैसे क्लिक करूँ तो आप देखिए मेरा फ्रेम अपने नेक्स्ट की फ्रेम के ऊपर आ गया। मेरा जो CTI है वो नेक्स्ट फ्रेम पे आ गया। इसी तरह अगर मैं इसके ऊपर एक दफ़ा और क्लिक करूंगा तो ये उससे अगले फ्रेम पे चला जाएगा। यानी कि ये बटन क्या करता है कि आपके पास जितने भी की फ्रेम्स ऐड होते हैं ये 1 बाई 1 उनको टॉगल करने के लिए या उनके ऊपर मूव करने के लिए अपना CTI। इसी तरह ये रिवर्स वाला है, मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये पीछे वाले पे चला जाएगा और इससे ये इस पे आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो हमारा ये वाला फ्रेम है ये स्टार्टिंग पॉइंट पे ले जाएगा, यानी जो भी हमारी टाइमलाइन में फर्स्ट फ्रेम होगा ये उसके ऊपर डायरेक्ट हमारा CTI मूव कर देगा। और इसी तरह ये एंड वाला है, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा ये हमारी टाइमलाइन के एंड पे बिल्कुल ले जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम अपने इस घड़ी वाले आइकन की तरफ। ये क्या करता है, ये प्रीव्यू को लिमिटेड करने के लिए। अभी देखें अगर मैं फर्स्ट फ्रेम से एनिमेशन अपनी प्ले करता हूँ तो हमारी एनिमेशन यहाँ पे ख़त्म हो गई, लेकिन क्योंकि हमारी फ्रेम रेंज जो है वो 250 फ्रेम की है तो हमारा CTI मुस्तकिल चलता जा रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने जितनी एनिमेशन क्रिएट की है ये मुझे उतने फ्रेम्स का ही प्रीव्यू दिखाए सिर्फ। और मैंने इस वक्त एनिमेशन बनाई है 48 फ्रेम्स की और मैं चाहता हूं कि 48 के बाद दोबारा से फ्रेम नंबर 1 के ऊपर चला जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा कि यहाँ से इस घड़ी वाले आइकन के ऊपर क्लिक करूंगा और उसके बाद मैं जो इसका एंड फ्रेम है या इसकी एंड रेंज है उसके ऊपर क्लिक करके मैं 48 टाइप करके इंटर कर दूंगा, ठीक है। अब आप देखें कि मेरी जो टाइम लाइन थी वो साइडों से जो है कुछ ऑरेंज सी हो गई है और जितने से में हमारी की फ्रेम्स ऐड हैं वो जो है हाईलाइट नहीं हुए, ठीक है। अब अगर मैं अपनी एनिमेशन प्ले करता हूं तो अब आप देखें कि ये जितने हिस्से में हमारे फ्रेम्स हैं या एनिमेशन है ये उसी को प्ले करके दिखा रहा है, राइट। ये अब आगे पूरी एनिमेशन नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर मैं इस घड़ी को दोबारा से डीसेलेक्ट करता हूँ या इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देखें यहाँ पे रेंज दोबारा 250 फ्रेम्स की हो गई। और अब अगर मैं अपनी एनिमेशन यहाँ से प्ले करूँगा तो ये पहले की तरह 48 फ्रेम्स के बजाय 250 फ्रेम्स को प्ले करके दिखाएगा। लेकिन दोबारा अगर मैं घड़ी पे क्लिक कर दूँ तो ये दोबारा मुझे सिर्फ अपनी प्रीव्यू दिखाएगा एनिमेशन का जो मैंने इसके ऊपर अप्लाई कर रखी है, राइट। तो इसका काम यही है, ये प्रीव्यू दिखाने के लिए है। प्रीव्यू रेंज आपको लिमिटेड करके दिखाता है फ्रेम्स जितने भी आप करना चाहें उसको। अच्छा, इसी के साथ आपने एक चीज़ का और ख्याल रखना है कि अगर आपने एनिमेशन बनानी ही इतनी है यानी कि 48 फ्रेम्स की तो फिर आप इसको एंड फ्रेम 48 ही कर दें। अदरवाइज ये क्या करेगा कि 1 से लेके आपके 250 फ्रेम्स रेंडर करके देगा जिसमें आपकी इजाफी एनिमेशन भी जो है वो रेंडर होगी। फजूल का टाइम आपका बर्बाद होगा क्योंकि एनिमेशन आपकी होगी 48 फ्रेम्स की लेकिन ये आपको रेंडर करके देगा 250 फ्रेम। तो आपके जितने भी फ्रेम्स की एनिमेशन हो आप उसकी रेंज उतनी ही रखें। यहाँ पे आप जितनी रेंज रखेंगे आपकी जो आउटपुट प्रॉपर्टीज है ये खुद ब खुद उसकी रेंज भी उतनी सेट कर देगा। अब देखें इसका स्टार्टिंग फ्रेम 1 है और एंड फ्रेम इसका 48 है। अगर मैं इसको दोबारा 250 कर दूं तो ये वहाँ पे भी 250 हो जाएगा खुद ब खुद, ठीक है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आई होगी अच्छे तरीके से। अब आते हैं अपने इस समरी पैनल की तरफ कि ये समरी पैनल क्या करता है। अभी आप देखें कि हमने क्या किया था कि अपने एक क्यूब के ऊपर एक्स एक्सिस में एक मूवमेंट अप्लाई की थी, ठीक है, या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की थी एक्स एक्सिस में। तो समरी पैनल क्या करता है, ये आपको डिटेल बताता है कि आपने अपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन से ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह की एनिमेशन या एक्शन अप्लाई किया है। तो अगर मैं टाइमलाइन में आके समरी के इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा तो आप देखें इसके अंदर एक और नीचे ऑप्शन खुल गया जिसके ऊपर लिखा है क्यूब। ये आपको वो ऑब्जेक्ट दिखा रहा है जिसके ऊपर आपने अभी एनिमेशन अप्लाई की और वो ऑब्जेक्ट हमारा है क्यूब। यहाँ आउटलाइनर में भी आपको क्यूब नजर आ रहा है।
इसके ऊपर मैं दोबारा क्लिक करूंगा तो आप देखें ये बता रहा है आपको कि इस क्यूब के ऊपर एक एक्शन अप्लाई है, और इसके ऊपर मैं दोबारा से क्लिक करूंगा यहाँ पे एरो पे, तो फिर ये आपको बताएगा कि इसके अंदर कौन सा एक्शन अप्लाई हुआ है ट्रांसफॉर्म का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी आपको ऑब्जेक्ट डेटा प्रॉपर्टीज में शो हो रहा है कि इसके ऊपर हमने ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टीज के ऊपर एक्शन अप्लाई किया था। और ट्रांसफॉर्म के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो ये आपको अंदर दिखाएगा कि हमने ट्रांसफॉर्म की कौन सी प्रॉपर्टी पर एक्शन अप्लाई किया है, एक्स एक्सिस की लोकेशन के ऊपर, जो कि यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है। राइट, तो ये आपको समरी दिखाता है, बहुत डिटेल में, बहुत काम आती है आपकी जब आप ग्राफ एनिमेशन खास तौर पर एडिट कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आपको समरी बहुत हेल्प करती है। अब यहाँ पे आप देखें हमने जो फ्रेम ऐड किया था ये एक्स एक्सिस पे लोकेशन पे दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ की फ्रेम या एनिमेशन ऐड करने के लिए। मैं इन दो फ्रेम्स को डिलीट कर देता हूँ एक्स प्रेस करके, और अब मैं आता हूँ अपने फ्रेम नंबर 24 के ऊपर। ठीक है, फ्रेम नंबर 24 के ऊपर आया। एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप लॉक के साथ जो ये बटन दिए गए हैं इसके ऊपर क्लिक करके की फ्रेम ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये कि आप अपने ऑब्जेक्ट को मूव करें, लाइक मैं इसको यहाँ पे पकड़ के मूव करता हूँ, और उसके बाद मैं एक्स एक्सिस और उसके बाद मैं एक्स एक्सिस के ऊपर आके यहाँ पे अपना कर्सर रखता हूँ और कीबोर्ड से आई प्रेस करता हूँ। ठीक है, आई प्रेस करते ही मेरे ये की फ्रेम्स जो हैं लोकेशन वाले सारे येलो हो गए, और आप देखें कि यहाँ पे भी मेरा की फ्रेम ऐड हो गया। राइट, इसके अलावा एक और काम भी मैं कर सकता हूँ, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, की फ्रेम रिमूव हो गए मेरे। दूसरा काम मैं ये कर सकता हूँ कि मैं यहीं वर्ल्ड के ऊपर या सीन के ऊपर ये अपना कर्सर रख के आई प्रेस करता हूँ, तो मेरे पास एक मेन्यू ओपन हो जाएगा जिसको हम कहते हैं इंसर्ट की फ्रेम मेन्यू। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी के ऊपर की फ्रेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ लोकेशन के ऊपर। ठीक है, क्योंकि मैं इसकी लोकेशन चेंज कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट की, तो मैं जैसे ही लोकेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखें सेम पहले की तरह ही हमारे जो एक्स वाई जेड एक्सिस हैं लोकेशन के, इनके ऊपर की फ्रेम लग गया। राइट, और हमारा जो क्यूब है वो एनिमेट हो रहा है। अब ये वाला जो तरीका है जो मैंने आपको अभी बताया शॉर्टकट की यूज करके आई प्रेस करके, ये तरीका असल में गलत है की फ्रेम लगाने का। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। ठीक है, ये तरीका गलत क्यों है? क्योंकि अगर आप इसकी समरी देखें ऑब्जेक्ट की, अब देखें कि हमने प्रॉपर्टी तो ऐड की है, सिर्फ इसके ऊपर मूवमेंट जो ऐड की है वो एक्स एक्सिस में की है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर आके इसकी समरी चेक करूँ तो यहाँ पे इसने की फ्रेम लगाए हैं एक्स वाई जेड तीनों लोकेशंस के लिए, हालांकि इसके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई नहीं की। तो इससे प्रॉब्लम क्या होगा कि जब हम इसके ऊपर ग्राफ एडिटिंग करेंगे इसकी एनिमेशन, तो वहाँ पे ये बहुत ज्यादा एनिमेशन को हमारी कॉम्प्लिकेटेड बना देगा, यानी कि हमारे पास वो वाली भी ग्राफ शो हो रहे होंगे जिसके ऊपर हमने एनिमेशन अप्लाई की नहीं होगी, तो हमें काफी सारी कंफ्यूजन होगी। तो की फ्रेम जब भी लगाएं आप सिंगल फ्रेम के ऊपर लगाएं। अगर आपने शॉर्टकट की यूज भी करनी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको दोबारा यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, एक्स प्रेस किया डिलीट किया। ठीक है, तो अगर आपने शॉर्टकट की से भी एनिमेशन लगानी है, फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एनिमेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर आके आप राइट क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आपके पास लोकेशन का एक छोटा सा मेन्यू ओपन हो जाएगा, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इंसर्ट सिंगल की फ्रेम। ठीक है, इंसर्ट की फ्रेम पे आपने क्लिक नहीं करना, अदरवाइज ये फिर एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस पे फ्रेम इंसर्ट कर देगा। ठीक है, आपने क्लिक करना है इंसर्ट सिंगल की फ्रेम पर, और इस दफ़ा आप देखें कि इसने सिर्फ एक्स एक्सिस पर ही की फ्रेम ऐड किया, और यहाँ से आप समरी में भी चेक कर सकते हैं कि आपके पास सिर्फ एक्स लोकेशन के ऊपर इसने की फ्रेम ऐड किया है। राइट, तो उम्मीद है ये चीज़ भी आपको समझ में आई होगी। की फ्रेम ऐड करने के 3 तरीके मैंने आपको बताए, एक यहाँ से क्लिक करके, दूसरा आई प्रेस करके, और तीसरा राइट क्लिक करके सिंगल की फ्रेम ऐड करना है। ठीक है, तो सेम इसी तरह आप इसकी किसी भी प्रॉपर्टी के ऊपर एनिमेशन को अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको रोटेट कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं, आप इसके मटेरियल्स के ऊपर एनिमेशन अप्लाई कर सकते हैं, जो कि हम आगे चल के भी सीखेंगे। तो अब चलते हैं अपनी आज की असाइनमेंट की तरफ।
जी जनाब, तो आपकी आज की असाइनमेंट ये है कि आपने इसी तरह क्यूब ऐड करना है, उसके ऊपर सिंपल सी एनिमेशन अप्लाई करनी है और अपनी टाइमलाइन का स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप के अंदर पोस्ट करना है। आप चाहें तो इसी तरह एक्स एक्सिस में अप्लाई करें, आप चाहें तो जेड एक्सिस में इसको रोटेट करें। अगर आप इसको जेड एक्सिस में रोटेट करेंगे तो ये इस तरह कुछ अपनी जगह के ऊपर रोटेट होगा। तो आप चाहें तो इसके ऊपर 360 एंगल के ऊपर इसको रोटेट करके एनिमेशन बनाएं या एक्स एक्सिस पे लगाएं। आपने अपना स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में शेयर करना है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको मजीद एनिमेशन के बारे में बताऊंगा और हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ग्राफ के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।